तोता, पैरट, उसको मिट्ठू बोल रहा हूँ। उनका जो खून था वो पूरे रेखा के ऐसे मुंह में लगा हुआ है, ऐसा हाथ फैला के जमीन में पड़ी हुई है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान से, ईश्वर से, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज जिस शक्ति का नाम मैं लेने वाला हूँ, इतने सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, जिस शक्ति का नाम सुनने जा रहे हैं, उस शक्ति के बुरे प्रभाव से, उसकी नेगेटिविटी से सभी की रक्षा करना। मैंने स्टार्टिंग में ही ये सब इसलिए कह दिया क्योंकि आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, ये अपने आप में इतनी खतरनाक शक्ति से जुड़ी हुई है, इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई है कि जिसका नाम लेना तो क्या, सुनना भी जिंदगी की सबसे बुरी मनुष्यत को दावत देने के बराबर कहलाता है। दरअसल ये शक्ति का नाम मैं आप लोगों को थोड़ी आगे बताऊंगा, लेकिन यह कहा जाता है कि यह शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इसका वर्णन, इसका जो जिक्र है वो आसानी से लोग नहीं करते हैं क्योंकि सब घबराते हैं। बड़े से बड़े लोग भी इसका नाम सुन के थर थर कांपने लगते हैं। कितने भी बड़े विख्यात लोग क्यों ना हो, इससे कोसों की दूरी बनाकर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी का एक बुरा प्रभाव एक लड़की के ऊपर पड़ा। आज से ठीक 8 साल पहले 2016 में वाराणसी के पास के एक छोटे से गांव में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में रेखा के माता और रेखा के पिता रहते थे। बड़े अच्छे से जी रहे थे ये लोग। रेखा की स्कूलिंग, रेखा की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण सब इसी गांव में हुआ था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज में आ गई, तो उसे वाराणसी पहुंचा दिया गया। यहां पर रह के उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई करी और उसी टाइम उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। एक कंपनी में उसको जॉब मिल गई, जो कंपनी मुंबई में स्थित थी। यहां पर आके वो अपनी बहुत अच्छी लाइफ काटने लगी, सब कुछ अच्छा रहने लगा। उसे यहां पर रहते रहते अब 3 या 4 साल हो चुके थे। घर से लगातार उससे लोग कहे जा रहे थे कि यार शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है, सेटल्ड है, पढ़ाई लिखाई हो चुकी है। लिटरली रेखा ने अपने परिवार वालों की काया पलट कर रख दी थी। अलग ही लेवल की मेहनती लड़की, अनाप शनाप पैसा कमाई थी, एक अच्छे पोस्ट में, एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। रेखा को इसी दौरान एक अजीबो गरीब शौक सा डेवलप हो गया, और यह शौक था सुगंध का, खुशबू का। रेखा ढेर सारे परफ्यूम्स इकट्ठे करना शुरू कर दी। उससे कमरे में जाओ तो ऐसी स्मेल भरी हुई रहती थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। उसको मतलब इतना ज्यादा लगाव हो गया था ना परफ्यूम से कि वो सो भी नहीं पाती थी बिना परफ्यूम लगाए। वो कहीं बाहर भी जा रही हो, बाथरूम भी जा रही है तो परफ्यूम लगा के जा रही, मतलब यह अवस्था थी उसकी। ऐसी एक दिन की बात है, उसके सहकर्मी लोग, उसके साथ में काम करने वाले लोग उससे कहते हैं कि रेखा यार, अपन इतने साल से मुंबई में रह रहे हैं, अपन चोर बाजार कभी नहीं गए हैं। मुंबई में चोर बाजार भी है, जी हाँ, और लगभग सभी को चोर बाजार के बारे में पता है, जो लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुंबई के बारे में जानते हैं। लेकिन सब लोग नहीं जाते वहां पर। मैं भी मुंबई में पिछले 10-11 साल से रह रहा हूं, लेकिन मैं भी चोर बाजार नहीं गया हूं। तो ऐसी रेखा भी 3-4 साल से रह रही थी और चोर बाजार कभी नहीं गई थी। उसके सहकर्मियों ने उससे कहे कि चलते हैं, वहां पे ढेर सारी चीजें शॉपिंग करने के लिए मिलती है, एक से एक आइटम्स, एंटीक चीजें मिलती है वहां पे। तो रेखा को एंटीक चीजें भी अपने पास रखने का शौक था। रेखा के मन में तो था काफी समय से कि कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगी, वहां से ऐसा खरीदूंगी, वैसा खरीदूंगी, उसको ऐसा घर पे सजाऊंगी, वैसा घर पे सजाऊंगी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। आज उसके दोस्तों ने उससे कहा, और 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो खुद को रोक नहीं पाई और कह दी कि ठीक है भाई, अपन चलते हैं, निकालो 1-2 दिन के अंदर टाइम, ऑफिस से छुट्टी मारते हैं और चलते हैं चोर बाजार। आने वाले 3-4 दिन में ही उन लोगों ने छुट्टी मारे, प्लान बनाए और पहुंच गए चोर बाजार। घूम रहे थे, जो भी शॉपिंग करना था कर रहे थे। जब वो चोर बाजार से बाहर निकल ही रहे थे, उसी समय रेखा को एक स्मेल आई, बड़ी ही मजेदार खतरनाक वाली स्मेल। ऐसी स्मेल कि जिसको हार्ड परफ्यूम से या फिर ज्यादा सुगंध से प्रॉब्लम है ना, वो लोग भी मंत्र मुग्ध हो जाए, हिप्नोटाइज हो जाए, वो ऐसी स्मेल थी। और केवल रेखा नहीं,
उसके साथ के जितने भी लोग थे वो बिल्कुल ठहर से गए। क्या स्मेल है, लेकिन कोई क्या करेगा, स्मेल है। रेखा खुद को नहीं रोक पाती थी। रेखा बोलती यार कहां से आ रही है स्मेल। कितने में उसका एक दोस्त विनीत कहता है कि मुझे लगता है कि सामने वाली दुकान से वो स्मेल आ रही है। ये लोग चले गए उस दुकान के अंदर। ये दुकान थी कुछ चीजों की बेचने की, चोर बाजार वाली दुकान थी, और इसने कुछ तो भी जला कर रखा था अपनी उस दुकान में, उसकी ये स्मेल थी। रेखा ने बोली अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये जान सकती हूँ आपने अपनी दुकान में क्या जला कर रखे हो जिससे इतनी खतरनाक स्मेल आ रही है कि किसी का भी दिमाग हिल जाए बाहर चलते हुए। आदमी हंसता है और कहता है कि मैडम आप पहली नहीं है, आपके जैसे सैकड़ों लोग मेरे पास यही बात लेकर आते हैं और ढेर सारी मात्रा में ये चीज खरीद कर लेकर जाते हैं। आपको भी चाहिए तो बोलो, पैक कर दूं। ये बोलती है कि हाँ क्या चीज, क्या ये तो बताओ। आदमी बोलता है कि ये एक ऐसा लुभान है जो अभी के टाइम पर नहीं बल्कि आज से 200-250 साल पहले टर्की में बनता था। टर्की में, इंडिया में और कहीं और पे नहीं, सिर्फ टर्की में। लेकिन उसके इफेक्ट की वजह से, उसकी खुशबू की वजह से बहुत सारे लोगों का दिमाग फिर जाता था, इसलिए वो टर्की में बनना पूरी तरीके से बंद हो गया। वहां के लोगों ने उसे बंद करवा दिए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टर्की में लोग हैं जो पुश्तैनी हैं, उस जमाने में उस चीज से जुड़े हुए थे, वो बनाते थे उनके परिवार वाले। तो आज के टाइम में भी कुछ लोग छिप छिप कर टर्की में वो लुभान बनाते हैं। वो ऐसी सुगंध का जुगाड़ कहां से करते हैं उनको खुद को मालूम है, लेकिन फिर वो लोग वो लुभान दूर दराज के इलाकों में बेचते हैं, टर्की में नहीं। जैसे अपने पास आ गया, कहीं और भी चले गया, पाकिस्तान में चले गया। ये कोई ऐसा गड़बड़ वाली चीज नहीं है, इसको आप खरीदिए, बढ़िया घर पे जलाइए और आनंद उठाइए। मैडम बोलती है कि बिल्कुल आप पैक कर दीजिए। आदमी 2 पैकेट पैक करके इसको दे देता है, वो घर पे ले आती है। उसके फ्रेंड लोग बोलते भी है कि अरे इतना पैसा क्या खर्च, वो एक्चुअली सचमुच में बहुत महंगा था। उसने बोली नहीं ये लुभान है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, और इतनी प्यारी स्मेल, मैं खुद को रोक नहीं सक रही हूँ इसको, मैं तो रखूंगी। जितने का भी है 5,000 और ज़्यादा देना पड़ता ना तो मैं देती, लेकिन मैं ये ज़रूर खरीदती। खैर वो घर पर आ गई। वो मुंबई के इस घर में अकेली रहती थी, DN नगर के इलाके में अकेली रहती थी। उसने क्या करी, आते से ही शाम को बढ़िया वो जला दी लुभान और अपना काम करने लगी, ऑफिस का जो भी उसको करना था। ऐसा 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सब कुछ फिटम फाट। उसका माइंड और भी ज़्यादा अच्छा रहने लगा, क्योंकि एक अच्छी स्मेल और अच्छा टेस्ट आपका पूरा दिन बदल सकता है। वैसे इसके साथ हो रहा था और इसको स्मेल से तो इतना प्यार था। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है भाई, आप जल्दबाजी मत करो। ठीक 3-4 दिन बाद रेखा को ना थोड़ी तबीयत खराब सी फील होती है। रेखा को ऐसा लगता है कि यार मुझे ना बार बार चक्कर आ जाते हैं, बहुत वीकनेस हो रही है, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके घर चली जाती हूँ, बहुत दिन से गई नहीं हूँ। वो ऑफिस में एप्लीकेशन डालती है, अच्छी परफॉर्मर थी इसलिए उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको आने वाले 10 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। वो अपने गाँव पहुँच जाती है, वाराणसी के पास के उस गाँव में पहुँच जाती है। जैसी घर का दरवाज़ा खटखटाती है, उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है। रेखा भड़ाम से मुंह के बल घर के अंदर बेहोश होके गिर जाती है। मम्मी घबरा गई, पापा भी भागते हुए आए। रेखा तू ठीक तो है ना, ठीक तो है, क्या हो गया? उसको जैसे तैसे करके उठाने की कोशिश की है, पानी छिड़के पानी पिलाया, होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब को बुलाकर लेकर आए। डॉक्टर साहब घर पे आए, चेकअप किए, बोले कुछ नहीं, इसको फीवर था क्या कुछ दिनों से? पापा बोलते हाँ फ़ोन में तो बोल रही थी, इसलिए तो छुट्टी लेके आई थी, थोड़ा ध्यान रखिए, खाना पीना नहीं खाइए कुछ दिनों से, इसलिए इसको ये प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं, हम इंजेक्शन लगा देते हैं, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिए। रात हो गई, सो गई। अब अगला दिन निकला है। अगले दिन रेखा ना सुबह सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर के पूजा रूम में बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। सुबह के 4 बजे, ठीक है, 4 बजे मम्मी पापा तो सो रहे थे, उनकी नींद खुली। अरे रेखा को क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रही है, जाके देखते हैं। तो घर में बहुत सारी अगरबत्ती लगाई हुई है पूजा घर में और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रही है। मम्मी को लगा कि बताओ, मुंबई जाके भी अपने रूट्स को नहीं भूली है, इतनी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा कर रही है, अच्छी बात है। मम्मी ने भी प्रणाम करी और जाके अपने बिस्तर में वापस से सो गई। अब मम्मी पापा की नींद खुली होगी, उठे होंगे। सुबह लगभग 9-10 बजे सब मिल के चाय नाश्ता कर रहे हैं। उसी समय इनके घर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है।
मम्मी उठती है, दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाती है तो एक आंटी जी, वो आंटी जी रेखा की मम्मी को बुलाती बाहर, ज़रा बहन जी सुनिए, बाहर आइए, बाहर आइए, चोर जैसे बुला रही थी। बहन जी बाहर गई, यानी कि रेखा की मम्मी बाहर गई। आंटी क्या बोलती है कि अरे ये रेखा अभी आई है क्या मुंबई से? इसकी मम्मी बोलती है कि कल शाम को ही आई थी, थोड़ी तबीयत खराब भी हो गई थी आते से ही। बोली वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी तो आपकी बेटी रेखा आपके घर के आंगन में बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही थी? इसकी मम्मी को एक अजीब सा झटका लगता है। ये ब्राह्मण परिवार से थे, कोई भी मुस्लिम फैमिली से इनका मिलना जुलना इतना था नहीं, कोई ऐसी दोस्ती यारी भी नहीं थी, और रेखा के भी कोई दोस्त ऐसे मुस्लिम थे नहीं। जितने भी दोस्त उसके मुंबई में थे, सबके बारे में रेखा के मम्मी पापा को पता था। तो फिर ये हनुमान चालीसा के बाद नमाज कैसे पढ़ रही थी, ये चीज़ इसकी मम्मी के दिमाग में हिट करी। ये बोली कि पता नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। आंटी जी चली गई, रेखा की मम्मी अंदर आई। रेखा अभी भी नाश्ते के टेबल में बैठी हुई है। मम्मी कहती है कि रेखा, तू सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ी ठीक है, उसके बाद तू नमाज क्यों पढ़ रही थी जब हम सो रहे थे तो आंगन में बैठ के? अचानक से रेखा अपनी मम्मी की तरफ ऐसे घूर के देखती है। ए बुढ़िया, तेरा ज्यादा मुंह चल रहा है क्या? मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दे, मेरे बीच में मत आ, नहीं तो तेरा गर्दन है ना उखाड़ के फेंक दूंगी। तुरंत उसके पापा ये बात सुनते ना तो गुस्से में आते। मम्मी तो हक्की बक्की रह गई सुन के। पापा बोलते हैं कि क्या हो गया बेटी, ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी को? ऐसा कोई मजाक करता है क्या? ए बुढ़ाऊ, मजाक नहीं कर रही हूं, ज्यादा तू अगर मुंह चलाया ना, एक तो मेरे तरफ ऐसा घूर के देखना मत, आंखें निकाल के तेरी कुचल दूंगी। जैसे ही पापा ने ये सुने और उसकी आंखों में उस समय वो गुस्सा देखे तो पापा थोड़े सहम गए और बोले कि ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूं। और वो ऑफिस निकल गए, अपने काम को निकल गए। यहां पर उसकी मम्मी रेखा को देखती रह गई। रेखा 2 सेकंड ऐसी घूरते हुए बैठी, अपनी मम्मी को एकदम आंख में आंख डाल के ऐसी घूर रही है और उठ के अपने कमरे में चली गई, दरवाजा पटक के बंद कर दी। मम्मी को एक धक्का सा लगा कि पापा से ऐसे कैसे बात करी है? हम तो सोच रहे थे कि मुंबई जाके अपने रूट्स नहीं भूली है, ये क्या बदतमीज हो गई है क्या बड़े शहर में जाके? ये क्या कर रही है, ऐसे कैसे बात कर सकती है? मम्मी ने दिन भर रेखा से बात नहीं करी और डिसाइड करी कि इसके पापा आएंगे ना शाम को, तभी इससे बात की जाएगी। रेखा पूरे दिन अंदर कमरे में बंद रही, खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं निकली। शाम को पापा आए, बोले कि बात करी बेटी से, ऐसा क्यों हमको बोली थी दिन में? उसकी मम्मी बोलती है नहीं, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करना है, आप भी चलो बात करेंगे। पापा बोलते हैं ठीक है। जाके उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, रेखा दरवाज़ा खोल। रेखा अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। फिर खटखटाते हैं, खोलना रेखा, हमको कुछ बात करनी है। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। 5-7 मिनट हो गए दरवाजा खटखटाते हुए, रेखा अंदर से कोई रिस्पॉन्स चू का चा नहीं करती है। तो पापा को होती है थोड़ी घबराहट और लात मार मार के लिटरली वो दरवाजा तोड़ देते हैं, उसकी कुंडी तोड़ देते हैं। मतलब कुंडी जैसी टूटी, अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर इनका दिमाग फट के हाथ में आ गया। रेखा जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की खिड़की में एक पिंजरा लगा के रखी थी। उस पिंजरे में 2 मिट्ठू होते थे। दोनों मिट्ठू के चिथड़े उड़े पड़े हैं, पूरे रूम में पंख वंख बिखरे पड़े हैं। दोनों मिट्ठू को रेखा खा गई, कच्चा चबा गई। मिट्ठू का जो तोता, पैरेट, उसको मिट्ठू बोल रहा हूं, उनका जो खून था वो पूरे रेखा के ऐसे मुंह में लगा हुआ है। ऐसा हाथ फैला के जमीन में पड़ी हुई है ऐसा करके हंस रही है। और लिटरली ऐसे आदमी जैसी आवाज हो गई थी, मोटी आवाज, भारी आवाज। उसकी मम्मी ये नज़ारा देखकर वहीं पर बेहोश हो गई, क्योंकि उसकी मम्मी अपनी जवानी के टाइम से वो दोनों मिट्ठू को पाली हुई थी। और वो दोनों मिट्ठू, वो दोनों तोते, इनके सिर्फ तोते नहीं थे, उनके भाई जैसे थे, उनके फैमिली मेंबर थे रेखा की मम्मी के। जैसे ही अपने दोनों मिट्ठुओं को रेखा के पेट में जाता हुआ, रेखा का खाना बनता हुआ मम्मी ने देखी, बेहोश हो गई। उसके पापा गुस्से में आए, बोले क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? रेखा झटके में उठी और साइड में वो मिट्ठू वाला लोहे का पिंजरा था, वो उठा के इसके पापा के सर पे पूरी ताकत से दे मारी, पूरी ताकत से। उनका पूरा सर झन्ना गया, जमीन पर गिरे। नोटिस किए, खून बह रहा है, उनका जमीन में खून बह रहा है। रेखा आई है, बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी जीभ निकाली और उनका खून पूरा जमीन से चाट रही है। उसके पापा ने नोटिस करे कि ये
खून चाट रही है। चिल्लाते हुए भागे अपना सर पकड़ के। अब इनकी किस्मत देखो, सर पकड़ के जैसे ही बाहर भागे हैं ना, बाहर पास में ही एक शिव मंदिर था। उसके पंडित जी निकल ही रहे थे शिव मंदिर से, किसी रीजन से कहीं जा रहे होंगे और उन्होंने देख लिया इनके आंगन में इनको। बोले अरे अरे क्या हो गया। इनको जानते थे, इनको वो पंडित जी जानते थे। अरे शर्मा जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना। पंडित जी जल्दी आइए, मेरी बेटी को कुछ हो गया, आप ही समझ सकते हैं, कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ गई पंडित जी। हम आ जाएंगे, पहले आप आइए, डॉक्टर के पास चलिए, जल्दी चलिए, आपका खून बह रहा है। उसके पापा ने ऐसे पकड़ के रखे थे। थोड़ी आगे डॉक्टर साहब का क्लिनिक था, वहां पे जाके जल्दी जल्दी पट्टी कराए हैं और बाहर निकलते निकलते पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी मेरी बेटी को कोई भूत चढ़ गया है और कुछ बहुत खतरनाक है, पंडित जी आप जल्दी घर पे चल के कुछ कीजिए। पंडित जी और शर्मा जी जैसे ही घर पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि रेखा अपने मम्मी के सीने में बैठी हुई है और गला दबा रही है। उनका पूरा मुंह लाल हो चुका है, जुबान बाहर आने लगी है। मम्मी के प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे कि पंडित जी और पापा आके तुरंत हटाए हैं और रेखा को धक्का मार के कमरे में बंद किए, लॉक किए। अब पंडित जी बोलते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है। अब रेखा के मम्मी पापा पंडित जी को पूरी बात बताते हैं कि कैसे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, फिर उसके बाद नमाज पढ़ी और हमको ये बाहर से पता चला है। इतने में ही अंदर से फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। पंडित जी के लिटरली हाथ पैर कांपने लगते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि ये चीज हमारी समझ से बाहर है। जितना हमने बचपन में सुने हुए हैं ये ब्रह्म राक्षस हो सकता है, लेकिन ये नमाज भी पढ़ रहा है तो एक खतरनाक जिन्न भी हो सकता है। ये दोनों ऐसी शक्ति होती है जो ऊपर वाले का नाम ले सकती है और कई बार ऊपर वाले से डरती नहीं है, लेकिन इसके शरीर में क्या है ये समझना और इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। आप कैसे भी करके जल्द से जल्द किसी अघोरी से बात कीजिए। कोई मशान अघोरी होना चाहिए, वही आपकी बेटी को संभाल सकता है वरना अनर्थ हो जाएगा। ये बोलते हैं कि बाबा जी मैं कैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी को बोलते हैं शर्मा जी। पंडित जी बताते हैं कि देखिए रात में 12 बजे से पहले कैसे भी करके आप वाराणसी जाइए, वहां पे मणिकर्णिका घाट के आसपास आपको कोई ना कोई सच्चे अघोरी दिखेंगे। वो सच्चे अघोरी को देख के ही ना आपको एक अलग सी बॉडी में वाइब्रेशन फीलिंग आ जाएगी कि ये सच्चे असली अघोरी है। उनके पास जाइए, उनके पैर पकड़ लीजिए, उनके चरण पकड़ लीजिए, उठना नहीं वहां से, लेकिन उनको घर पर लेकर आइए। वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन आप आइए, वही आपकी बेटी को बचा पाएंगे। पहुंच जाते, अपनी कार उठाते हैं और पहुंच जाते हैं रात के ठीक 12 बजे मणिकर्णिका घाट में। थोड़ा ढूंढते हैं और महाकाल के आशीर्वाद कहो, उनकी दया कहो, उसकी वजह से उनको एक अघोरी बाबा मिलते हैं, दिखाई देते हैं और उनके ऐसे पैर पकड़ लेते। बाबा मना मत करना, बाबा मेरे साथ चल लो, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, बाबा आप ही बचा सकते हो, अब महाकाल ने ही आपको मुझसे मिला है, बाबा प्लीज चल लो। ऐसा ऐसा करके शर्मा जी ने अपने हिसाब से बोले। बाबा को भी थोड़ा सा लगा कि इतनी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति ऐसा कर रहा है। वैसे अघोरी बाबा लोगों को ना मोह माया नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जब इनके ऐसे आंसू देखे, अपनी बेटी को ऐसा रोता हुआ बिलखता हुआ देखे, तो उनके मन में भी आया। बोले चल हम तेरे घर चलते हैं। इनकी गाड़ी में बैठ के आए अघोरी बाबा। अंदर जैसे ही प्रवेश किए हैं, अंदर प्रवेश करते से ही क्या सुन रहे हैं कि वो अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। अघोरी बाबा ने बोल दिए कि इसको कोई और नहीं बल्कि गुग्गन मशानी ने जकड़ा है, और गुग्गन मशानी इतनी खतरनाक है कि तुम्हारी बेटी के प्राण वो किसी भी हालत में बख्शेगी नहीं। उसकी मृत्यु निश्चित है, अब चाहे जो हो जाए। ये बात सुनते से ही उसके पापा और उसकी मम्मी फिर से रोने लगे। कैसे संभाल पाएंगे अपनी एक बेटी, एक लौती बेटी के बारे में ये सब कुछ सुनकर खुद को। रोते रोते कहे बाबा आप चाहे हमारे प्राण ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारी बेटी को बचा लीजिए। बाबा ने बोले कि अब जितना हम कर सकते हैं महाकाल की कृपा से हम करके देखते हैं, आप इतना कह रहे हैं तो चलिए उसके कमरे में। जैसे ही ये उसके कमरे की तरफ बढ़े हैं, उसे कमरे से जोर से चीख मारने की आवाज सुनाई दी है और सब साइलेंट। भागते हुए सब अंदर आए, देखे कि रेखा की सांसें रुक चुकी है। वो गुग्गन मशानी रेखा को लेकर
हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। रेखा की मृत्यु हो गई है। इतने ही समय में रेखा का शरीर ऐसा हो चुका था ना कि आप देखेंगे तो बोलेंगे ही नहीं कि ये किसी इंसान का शरीर है, ये किसी शैतान का शरीर है। आप देखते से ही बोल देंगे। अघोरी बाबा ने कहा कि इसका रातों रात अंतिम संस्कार कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। केवल आप नहीं, पूरा का पूरा गांव। हमारी बात मानिए। अघोरी बाबा ने तो एक डिफरेंट ही बात कहे थे, क्योंकि रात में अंतिम संस्कार ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ा, क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा ही था। और आखिरकार मिली इनके हाथ में हताशा और हो गई इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद। गलती क्या हुई, कहाँ हुई? क्या आपको समझ में आया कि रेखा के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ? जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बताऊं, लिटरली ये सब चीज जुड़ी हुई थी उस चीज से जिसको वो दुकान में बेचने वाला इंसान लुभान कह रहा था। वो लुभान नहीं था, कोई ऐसी चीज थी जो कि एक बहुत भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, जिस ऊर्जा का नाम भी कभी नहीं लेते। गुग्गन मशानी मैंने लिया, और महाकाल ही रक्षा करेंगे, आपकी भी मेरी भी, क्योंकि आपने भी सुने हैं, मैंने भी कहा हूं। इसलिए मैं आपसे इस वीडियो का अंत करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं उनका नाम लेकर सिर्फ इतना लिख देना कि हमारी रक्षा करना, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, कभी नहीं बोलता हूं ऐसा कमेंट करने, लेकिन आज बोल रहा हूं। जिस भी शक्ति को मानते हो, हे बजरंगबली हमारी रक्षा करना, महादेव हमारी रक्षा करना, गॉड हमारी रक्षा करना, जैसा आपको लिखना है लिखो, लेकिन लिखो, ये कुछ बहुत खतरनाक है। इस पूरी घटना की जानकारी रेखा के पापा ने रेखा के एक बहुत क्लोज फ्रेंड विनीत को दिए, जिसका जिक्र मैंने कहानी की शुरुआत में किया था, जो चोर बाजार उसके साथ घूमने गया था। और विनीत ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा कि पूरी दुनिया को बताया जाए आज, कैसे भी करके एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी सीख मिलेगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।